हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी यूपी टेट के लिए एसएसटी पेपर 2 के लिए एमसीक्यू बन सकते हैं और देखिए प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है, तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे वह प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का अस्तित्व आया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा 16 महाजनपदों का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का अस्तित्व आया था। देखिए समझते हैं, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार प्राचीन भारत में 16 महाजनपद आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का सबसे पहला शक्तिशाली शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का सबसे पहला शक्तिशाली शासक था बिंबिसार था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सबसे पहला शक्तिशाली शासक था। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध के पहले वास्तविक और शक्तिशाली राजा थे। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और मगध के पहले वास्तविक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विषुवत रेखा इक्वेटर भूमध्य रेखा कहलाती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विषुवत रेखा यह वह अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को ठीक बीच से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार को। बिंबिसार को सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता था। देखिए प्राचीन भारत में नियमित और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत करने के कारण इन्हें सोनिया कहा जाता था। तो बिंबिसार को प्राचीन भारत में नियमित और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत करने के कारण इन्हें सोनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। देखिए आधुनिक भागलपुर और मुंगेर बिहार के क्षेत्र में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जीवक वैद्य किसके दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध जीवक वैद्य आए थे तो बिंबिसार के दरबार में आए थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राजवैद्य जीवक मगध सम्राट बिंबिसार के दरबार में आए थे। बिंबिसार ने इन्हें महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। तो राजवैद्य जीवक मगध सम्राट बिंबिसार के राज दरबार में आए थे और बिंबिसार ने इन्हें महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे ग्रीष्म आयंतर कहते हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइटन किस ग्रह का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन किस ग्रह का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा उपग्रह है, तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा शनि का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है, और जिसके पास अपना संघनन वायुमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। देखिए जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब मगध उत्तर भारत पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गण संघ गणतंत्र था। तो कौन सा महाजनपद एक गण संघ और गणतंत्र था। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा वज्जी था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। वज्जी महाजनपद का गण संघ और गणतंत्र राज्य था। देखिए 16 महाजनपदों में से वज्जी और मल्ल गणतंत्र और गण संघ थे, जहां राजाओं का समूह शासन करता था, और मगध कोसल और अंग में राजतंत्र था। तो देखिए 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल गणतंत्र और गण संघ राज्य थे, और जहां राजाओं का समूह शासन करता था, और मगध और कोसल और अंग में राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। घूर्णन रोटेशन करती है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 24 घंटे करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। देखिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग 24 घंटे समय लगता है, जिससे दिन और रात होते हैं। और देखिए 365 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, उदयन ने की थी। तो उदयन ने हर्यक वंश के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। देखिए हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र आधुनिक पटना शहर की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, जिसमें मौसम की सभी घटनाएं बादल वर्षा होती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में होती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत और घनी परत होती है। मौसम की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी परत में होती हैं, जैसे बादल बनना, बिजली कड़कना, वर्षा और कोहरा इसी परत में होते हैं। तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह और गिरिव्रज थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह और गिरिव्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी तो अकबर ने की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। देखिए मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल विचारों को मिलाकर दीन ए इलाही की स्थापना की थी, और देवी एकेश्वरवाद नाम के एक नए विचार धर्म की
शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य विजयों और कभी न हारने के कारण इतिहासकार B.M. स्थिम ने भारतीय नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के सबसे मुख्य और पवित्र ग्रंथ हैं जिनकी रचना पाली भाषा में हुई थी। तो त्रिपिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और देखिए अभिधम्म पिटक, यह सभी बौद्ध धर्म के मुख्य नियम है, पवित्र ग्रंथ हैं जिसकी रचना पाली भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था, देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए, समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करके महाराजा अधिराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। और देखिए, इनसे पहले के शासकों जैसे श्री गुप्त घटोत्कच ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी और इनसे पहले किसी ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, जिनमें हुमायूं के जीवन और शासनकाल का विवरण मिलता है। तो हुमायूंनामा की रचना की थी तो गुलबदन बेगम ने की थी, जिसमें हुमायूं के जीवन और शासनकाल का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो वह हो जाएगा कलपक्कनम हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है कलपक्कनम है। कलपक्कनम तमिलनाडु भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है, जिसे मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र MAPS के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसौर के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर के नाम से जानते हैं। देखिए, समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर पर होती है, तो उसे अपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे देखिए अपसौर कहते हैं। यह स्थिति हर साल 4 जुलाई को होती है। और देखिए, उपसौर कहते हैं तो उपसौर न्यूनतम दूरी की स्थिति को कहते हैं। तो उपसौर किसे कहा जाता है? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे देखिए नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और जब देखिए दूर पर होती है उसे अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयंतर होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 21 जून को होता है। तो 21 जून को ग्रीष्म आयंतर होता है। देखिए, जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और ग्रीष्म आयंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन से पर्वतों प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो वह देखिए अवरोधी पर्वत होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवरोधी पर्वत भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए, जब पृथ्वी की पपड़ी में खिंचाव या भ्रंशन के कारण विशाल भाग ऊपर उठ जाता है,
तो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो वह हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मेयान फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय और अपने पूर्ण शंक्वाकार आकार के लिए प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। तो मेयान फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो पूर्ण शंक्वाकार आकार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली, चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। तो बिजली, चमक और मेघ गर्जन किसकी विशेषताएं हैं? तो वह देखिए क्षोभ मंडल की हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। मौसम से सभी संबंधित घटनाएं इसी में होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, बिजली चमकना और आदि तूफान जैसी इसी परत में समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो वह देखिए बेंगुला धारा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगुला धारा महासागरीय की शीत महासागरीय धारा होती है। देखिए, बेंगुला दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी शीत जलधारा होती है, जबकि ब्राज़ील में क्रोएशिया और गल्फ स्ट्रीम में जलधाराएं गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जून 2005 में पारित किया गया था। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ये ऐतिहासिक कानून भारतीय संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया था तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। देखिए, भारत में बिना किसी राजनीतिक दल के लोकतंत्र की सबसे पहली और मुखर वकालत की थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने और एम.एन. राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देखिए, इधर के जितने भी क्वेश्चन हैं यह सभी PYQ क्वेश्चन हैं, आपको करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे 20 क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से संगीतमय माना जाता है तो इसमें में से संगीतमय वेद कौन सा माना जाता है? तो सामवेद माना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संगीतमय वेद माना जाता है तो सामवेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी है? तो वह हो जाएगा आम की है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है तो आम की है। देखिए, यह सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है?
तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कटूर विधि अपनाई जाती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कटूर विधि पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो जेली बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह देखिए पेक्टिन की आवश्यकता होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक होती है तो पेक्टिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्में बहुभुर्णीय होती है? तो आम की कौन सी किस्में बहुभुर्णीय होती है? तो वह देखिए होती है चंद्रकली होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। तो गार्डन रेक का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु किया जाता है। तो गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है तो खरपतवार एकत्रीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि पाई जाती है। तो अचल संधि किस में पाई जाती है? तो कपाल में पाई जाती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अचल संधि कपाल में पाई जाती है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है तो H2O होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि होती है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, गुर्दा की शुद्धि के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त की शुद्धि होती है तो गुर्दा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो वह देखिए टाइलिन होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी PYQ क्वेश्चन बचे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार MCQ बचे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। इसलिए जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एक UP टेट में अच्छा स्कोर बन सके। तो आप देखिए आपकी डेली क्लासेस चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का क्लफ लगाया जाता है? तो किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का क्लफ लगाया जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सूती कपड़ों में लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो वह हो जाएगा कोशिका जल द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस कौन सी होती है? तो दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? तो वह देखिए होती है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भदावरी होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो वह देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं का है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा 8 से 10 होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए तो 8 से 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू क्षरण का कारक नहीं है? तो कौन सा भू क्षरण का कारक नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ढाल के विपरीत जुताई हो जाएगा, जो देखिए भू क्षरण का कारक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो वह देखिए हरा रंग आता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद हरा रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो रस्किन के अनुसार कला क्या है?
तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कला सौंदर्य है। तो रस्किन के अनुसार कला सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन लखनऊ में स्थित है। तो राज्य कला ललित अकादमी स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आपके सही बने हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके स्कोर कितने बने हैं 50 क्वेश्चन में से, उसको भी ज़रूर बताइएगा। और देखिए जितने भी लोग एसएसटी की मेरी क्लासेस नहीं देखे हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।